गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों के बारे में। पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राजनीति से संबंधित अपने विचार दिए हैं। डॉक्टर लोहिया के द्वारा राजनीति के बारे में जो तर्क वितर्क किए गए हैं, राजनीति से संबंधित अपने जो विश्लेषण किया है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचार कहलाते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद, लोकतंत्र, पूंजीवाद, इतिहास, जातिवाद, विश्व संसद आदि के विषय में अपने महत्वपूर्ण विचार भारतीय राजनीतिक चिंतन को प्रस्तुत किए। समाजवादी दल के इतिहासकार ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को समाजवादी आंदोलन में एक अत्यधिक विवादग्रस्त व्यक्ति एवं तूफानी पक्षी कहकर पुकारा था। वह वास्तव में मानव स्वतंत्रता, समता और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले महान समाजवादी थे, जिन्होंने भारत की युवा पीढ़ी को समाजवाद का नया चिंतनशील स्वरूप प्रदान किया। वहीं उनके राजनीतिक विचारों का आधार है। उनके राजनीतिक विचार उनकी विभिन्न पुस्तकों में मिलते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। तो डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों में पहला विचार है समाजवाद संबंधी विचार, व्यू अबाउट सोशलिज्म। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद से संबंधित भी अपने विचार दिए हैं, प्रकट किए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्थान भारत के समाजवादी विचारकों में प्रथम है। उनकी विचारधारा में समाजवादी प्रवृत्ति की प्रधानता देखी जा सकती है। उन्होंने कार्ल मार्क्स, गांधी दोनों के सिद्धांतों को मिलाकर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ संशोधन करके उन्हें समाजवाद का रूप प्रदान किया। उन्होंने शुद्ध रूप से मार्क्सवाद को अपनाने का विरोध किया था। उनका विचार था कि रूढ़िवाद तथा संगठित समाजवाद एक मृतक सिद्धांत है और संगठन है, जिसे भारत की परिस्थितियों के अनुसार डालकर ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके स्थान पर उन्होंने नवीन समाजवाद की वकालत की। लोहिया के अनुसार समाजवाद के मुख्य तौर पर 3 तत्व, जो कि इस प्रकार से है, जिसमें पहला तत्व सभी उद्योगों व बैंकों तथा बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, समस्त संसार में जीवन स्तर का सुधार हो तथा एक विश्व संसद की स्थापना हो। तो समाजवाद के मुख्य 3 तत्व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिए हैं। उनका नया समाजवाद आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पक्ष में है। उनका विचार था कि यह समाजवाद सहकारी श्रम और ग्राम सरकार के माध्यम से व्यवहारिक रूप प्राप्त कर सकता है। इसकी स्थापना के लिए लोहिया ने एक 6 सूत्री कार्य योजना भी प्रस्तुत की है, जिसमें पहला सूत्र उन्होंने बताया कि जहां तक संभव हो सके समाज में समानता की स्थापना की जाए। इसके अलावा रहन सहन का स्तर समस्त विश्व में एक समान हो, राष्ट्रों के मध्य कोई अलगाव की भावना न हो,
सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर विश्व संसद का निर्वाचन करना, जो कि विश्व का संचालन कर सके और उसकी सुरक्षा के लिए सेना की व्यवस्था कर सके। इसके अलावा सरकारी निरंकुशता, अत्याचार और शोषण का विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा जैसे संवैधानिक तरीके अपनाने का अधिकार नागरिक को होना चाहिए। 6 सूत्री कार्य में उन्होंने समाज की स्थापना लोकतांत्रिक विधि से ही संपन्न हो सकती है, ये भी बताया। और इसके अलावा विश्व की सुरक्षा समाजवाद के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद संबंधी विचार भी दिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों में समाज संबंधी विचारों के साथ साथ राज्य संबंधी विचार भी हैं। राज्य संबंधी विचारों में डॉक्टर लोहिया ने न तो मार्क्स के द्वारा स्थापित राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे और न ही ऐसे राज्य की जिसमें शासन सर्वोच्च हो। वह शासन या सत्ता बाध्यकारी शक्तियों से भलीभांति परिचित थे, इसलिए वह ऐसे राज्य या शासन का समर्थन नहीं करते थे जो कि अपनी सत्ता या शक्ति को बढ़ाना चाहता हो। वह शासन की सत्ता राज्य में ही निहित नहीं करना चाहते थे, अपितु उसे विभाजित करना चाहते थे। डॉक्टर लोहिया ने 4 स्तंभों वाले राज्य की कल्पना की है, जिसे चौखंबा सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें गांव, मंडल, प्रांत और केंद्रीय सरकार की स्थापना की जाएगी और उन्हें एक सूत्र में बांध कर रखा जाएगा। प्रभुसत्ता का विभाजन इन 4 स्तंभों में ही किया जाएगा। यदि प्रभुसत्ता का विभाजन इन चारों में समानता के आधार पर हो सका तो लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल होगा। डॉक्टर लोहिया का विचार था कि केंद्र को रक्षा, रेलवे, बड़े उद्योग, विदेशी मामले, राज्य को पुलिस, कृषि, शिक्षा जैसे विषय और जिला एवं ग्राम को सरकारी संस्थाएं, राजस्व आदि के विषय सौंपे जाएंगे। इन 4 स्तंभों वाली व्यवस्था में जिलाधीश का पद समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वह राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण की बदनाम संस्था है। इसके अतिरिक्त मंडलों, गांव तथा नगरों की पंचायतें कल्याणकारी नीतियों तथा कार्यों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेंगी। तो इस प्रकार से डॉक्टर लोहिया ने राज्य संबंधी विचार भी दिए हैं। राज्य संबंधी विचारों के साथ साथ डॉक्टर लोहिया ने अपने राजनीतिक विचारों में लोकतंत्र संबंधी विचार भी दिए हैं। डॉक्टर लोहिया के लोकतंत्र संबंधी विचारों में डॉक्टर लोहिया यद्यपि एक समाजवादी विचारक थे, परंतु उनका लोकतंत्र या जनतंत्र में पूर्ण विश्वास था। यह समाजवाद की सफलता के लिए जनतंत्र को बहुत ही उपयोगी संस्था मानते थे। उनका विचार था कि व्यक्ति का महत्व उसकी स्वतंत्रता की जिस अवधारणा का व्यक्तिगत लोकतंत्र में होता है, उसमें राज्य के हस्तक्षेप को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर वह समाजवादी व्यवस्था की पूर्ति के लिए लोकतंत्र की अनिवार्यता का समर्थन करते हैं। लोहिया का विचार था कि मार्क्सवाद में निजी स्वतंत्रता और निजी अधिकारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, जबकि निजी स्वतंत्रता और निजी अधिकार व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं। उनका विचार था कि भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता और निजी जीवन की स्वतंत्रता के क्षेत्र सुरक्षित रहने चाहिए और यह लोकतंत्र में ही सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने संविधान में लोकतांत्रिक प्रणाली का भी समर्थन किया। लोकतंत्र संबंधी विचारों के साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता संबंधी विचार भी दिए हैं। व्यू रिगार्डिंग लिबर्टी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वतंत्रता के विचार के प्रबल समर्थक थे। वह स्वतंत्रता के दोनों रूपों यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता से परिचित थे। वह स्वतंत्रता को केवल प्रतिबंधों से मुक्ति नहीं मानते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता से जीने वाला व्यक्ति खुलकर जिंदगी जीता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसीलिए वह राज्य की शक्तियों को नियंत्रित रखने के पक्ष में थे। वह स्वतंत्रता की प्राप्ति संपूर्ण रूप में चाहते थे।
ताकि मानव के विकास के मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर किया जा सके। और यह तभी संभव हो सकता है यदि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता व व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता प्राप्त हो। और वह स्वतंत्रता के 3 रूप पेश करते हैं, जिनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता शामिल है। इन तीनों को सुरक्षित बनाए बिना सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती और न ही स्वतंत्रता का आनंद उठाया जा सकता है। वह भाषण की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाने का समर्थन करते हैं ताकि इससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न हो सके। इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने स्वतंत्रता संबंधी विचार भी दिए हैं। स्वतंत्रता संबंधी विचारों के साथ साथ समानता संबंधी विचार भी अपने राजनीतिक विचारों में डॉक्टर लोहिया ने प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समानता के विचार का जोरदार समर्थन करते थे। वह समानता को व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रथम शर्त मानते थे, क्योंकि समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं रह सकेगी। वह समाजवाद को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि समाजवाद समानता और संपन्नता का दूसरा नाम है। समानता की स्थापना में यदि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो तो उसे सहर्षी स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि समाज में समानता की स्थापना नहीं होती तो किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकती। बिना समानता के स्वतंत्रता वैसी होगी जैसे कि समाज का अभिजात्य वर्ग ही स्वतंत्रता का उपयोग करता है। व्यक्तिवादी स्वतंत्रता केवल समाजवादी समाज में ही संभव हो सकती है। उदारवादी इस बात का प्रचार करते हैं कि समाजवाद व स्वतंत्रता 2 परस्पर विरोधी विचार हैं, परंतु डॉक्टर लोहिया इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका मत है कि समाजवाद से स्वतंत्रता आरंभ होती है। समाजवादी समाज की स्थापना का अर्थ है कि दासता, निर्धनता, असमानता, रंगभेद और युद्ध, इन सभी से मुक्ति। उनके यह विचार प्रसिद्ध विचारक लास्की से प्रेरित है। तो इस प्रकार से डॉक्टर लोहिया ने समाजवाद, समानता से संबंधित अपने विचार दिए हैं। समानता संबंधी विचारों के साथ साथ डॉक्टर लोहिया ने विकेंद्रीकरण का समर्थन भी किया है। डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं डॉक्टर लोहिया। विकेंद्रीकरण के समर्थन में डॉक्टर लोहिया शासन शक्ति और आर्थिक विकेंद्रीकरण का प्रबल समर्थन करते थे। वह साम्यवादियों के विपरीत, जिन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों और कारखानों का समर्थन किया, लघु और घरेलू उद्योगों की स्थापना पर बल देते थे ताकि सीमित पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। उनका विचार था कि तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह बड़े बड़े कारखाने और उद्योग अपने दम पर लगाए। अतः सरकार को लघु और घरेलू उद्योगों की स्थापना के गांधीवादी विचार को प्रमुखता देकर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। यह आर्थिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ विद्यार्थी विकेंद्रीकरण का समर्थन करते थे और ग्राम पंचायतें और जिला संस्थाओं को विधायी अधिकार देने का समर्थन करते थे। इसके लिए राज्य की कुल आय का 1/3 भाग ग्राम और जिला संस्थाओं को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक विचारों में विकेंद्रीकरण संबंधी विचार भी दिए हैं। विकेंद्रीकरण संबंधी विचारों के साथ साथ डॉक्टर लोहिया ने विश्व संसद की स्थापना संबंधी विचार भी अपने राजनीतिक विचारों में दिए हैं। विश्व संसद की स्थापना संबंधी विचारों में डॉक्टर लोहिया ने कहा कि विश्व संसद की स्थापना का विचार प्रस्तुत करते थे, जिसका चयन सार्वभौमिक वैश्विक मत के आधार पर समस्त विश्व की जनसंख्या करेगी। विश्व संसद की स्थापना के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य विश्व के विकसित और अविकसित देशों के मध्य पाई जाने वाली आर्थिक विषमता को समाप्त करना है। वह आय व व्यय के क्षेत्र को समानता के स्तर पर लाना चाहते थे। उनका विचार था कि आधुनिक समय में आत्मनिर्भरता के स्थान पर अंतर्निर्भरता बढ़ रही है, इसलिए संपूर्ण संसार में आर्थिक व सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने विश्व संसद की स्थापना का विचार उत्साह और आशावाद को आदर्शवाद के घोल में मिलाकर विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। यद्यपि वह विश्व संसद या विश्व संघ की स्थापना का समर्थन करते हैं, परंतु इसके लिए किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता को छीनना या समाप्त करना नहीं चाहते। राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी बनी रहे और विश्व संसद का गठन भी हो जाए, ऐसा असंभव था। इसलिए उनकी विश्व संसद धारणा मूर्त रूप में नहीं ले सकी। हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक विचारों में विश्व संसद की स्थापना संबंधी विचार दिए हैं। इसके साथ साथ इतिहास की व्याख्या संबंधी विचार भी डॉक्टर लोहिया ने दिए हैं। इतिहास की व्याख्या संबंधी विचारों में डॉक्टर लोहिया का प्रिय विषय इतिहास रहा है। व्हील ऑफ हिस्ट्री भी लोहिया ने अपनी पुस्तक द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास का चक्र में बताया कि ब्रह्मांड के पूर्व घटित घटनाएं और चरित्र पुनः घटित होते रहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर लोहिया कहते थे कि एक देश जो आज प्रगति की चरम सीमा को पार कर चुका है, वह पतन के गर्त में गिर सकता है, और जो अवनति की अवस्था में है वह पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। उनके यह विचार अरस्तु के परिवर्तन चक्र या सरकारों के परिवर्तन चक्र से अभिप्रेरित हैं। वह इस विचार को प्रस्तुत करके भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत का स्मरण करवाना चाहते हैं, जो कि सोने की चिड़िया था और विश्व के मौजूदा समृद्ध देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान उस समय काफ़ी पिछड़े हुए राष्ट्र थे, परंतु समय चक्कर से भारत की गरीब राष्ट्र और वह समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो गए। इतिहास को चक्कर की तरह घूमते हुए मानने के साथ ही उनकी पुनरावृत्ति के सिद्धांत को भी डॉक्टर लोहिया ने उचित माना है। तो इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इतिहास की व्याख्या से संबंधित भी अपने विचार दिए हैं। इतिहास की व्याख्या संबंधी विचारों के साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक विचारों में पूंजीवाद का भी विरोध किया है, कैपिटलिज्म के ओपोजिशन में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जहां समाजवाद का समर्थन किया है, वहीं वह पूंजीवाद का विरोध भी करते हैं। उनका विचार है कि पूंजीवाद समाज में आर्थिक विषमता को जन्म देता है। आर्थिक विषमता के कारण अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब हो रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए। समाज में दो तरह के देश विकसित हो रहे हैं, विकसित और अविकसित। विकसित देशों ने अविकसित देशों का शोषण करके अपने राज्यों को समृद्ध बनाया है। विकसित देशों में चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रचार किया जाता है, परंतु पूंजीपति श्रमिक या कर्मचारी वर्ग को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खरीदकर उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। वह लोकतंत्रीय मूल्यों का समर्थन होने का खोखला दावा प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह समानता पर बल नहीं देता। वह नागरिकों को राजनीतिक समानता तो देते हैं, परंतु आर्थिक समानता का विरोध करते हैं। इस तरह सही अर्थों में समानता लागू नहीं हो पाती। लोहिया का विचार है कि बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक समानता का कोई लाभ नहीं होता। इस आधार पर वह पूंजीवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का विरोधी मानते हुए उनका विरोध करते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक विचारों में पूंजीवाद का विरोध किया है। पूंजीवाद के विरोध के साथ साथ जाति संघर्ष संबंधी विचार भी डॉक्टर लोहिया ने अपने राजनीतिक विचारों में प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मार्क्स के वर्ग संघर्ष के विचार से असहमत थे। उनका विचार था कि मार्क्स की वर्ग संघर्ष की धारणा एक पक्षीय है, इसीलिए वह वर्ग संघर्ष के स्थान पर जाति संघर्ष के सिद्धांत को महत्व देते हैं। उनका विचार है कि विश्व में सदैव अनेकों जातियां विद्यमान रही हैं। इनमें से संगठित जाति और असंगठित जाति में प्राय संघर्ष चलता रहता है। यह जातीय संघर्ष को गतिशीलता का मुख्य कारण है। जातियों का स्वरूप निश्चित होता है, परंतु वर्गों को आंतरिक रचना स्थिर होती है। जातियां गतिहीनता, निष्क्रियता तथा विगत अधिकारों की पुरातन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। लोहिया के शब्दों में अब तक का मानव इतिहास जातियों तथा वर्गों के मध्य आंतरिक गति का इतिहास है। जातियां स्थिर होकर वर्गों में परिणत
हो जाती है और वर्ग संगठित होकर जातियों का रूप धारण कर लेते हैं। उनके जाति अथवा वर्गों के संबंधी विचार परेटो से प्रभावित है। तो इस प्रकार से डॉक्टर लोहिया ने जाति और वर्ग से संबंधित विचार भी प्रकट किए हैं। इसके बाद है डॉक्टर राममनोहर लोहिया के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का समर्थन भी करते हैं। अपने राजनीतिक विचारों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का समर्थन करते हैं डॉक्टर राममनोहर लोहिया। डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक विचारों पर कार्ल मार्क्स और गांधी जी के विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। उन्होंने दोनों के विचारों को मिश्रित करके अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर लोहिया के विचारों पर मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी धारणा का काफ़ी प्रभाव पड़ा। वह यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि एक वस्तु के आगमन से पुरानी वस्तु का महत्व कम हो जाता है। एक वस्तु के विरोध अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी वस्तु का जन्म होता है और तीसरी वस्तु के उदय से पहली दोनों वस्तुओं का महत्व समाप्त हो जाता है। कुछ समय के पश्चात तीसरी वस्तु भी पुरानी पड़ जाती है और वह वाद बन जाती है। इस तरह यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यद्यपि वह इस विचार का समर्थन करते हैं, परंतु परंपरावादी मार्क्सवादियों के मुकाबले में वह चेतना को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लोहिया के शब्दों में वह एक ऐसे सिद्धांत की रचना के पक्ष में है जिसके अंतर्गत आत्मा अथवा मान्य से उद्देश्यों तथा द्रव्य अथवा आर्थिक उद्देश्यों का परस्पर ऐसा संबंध हो कि दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रह सके। तो इस प्रकार से अपने राजनीतिक विचारों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का समर्थन भी डॉक्टर लोहिया ने किया है। एशियाई राजनीतिक संबंधी विचार भी दिए हैं डॉक्टर लोहिया। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने पश्चिमी समाजवाद की आलोचना करते हुए उसके स्थान पर एशियाई समाजवाद को प्रमुखता देते हुए एशियाई राजनीति संबंधी अपने विचार पेश किए थे। लोहिया का विचार रहा है कि एशिया के समाजवादियों को मौलिक चिंतन तथा अभिक्रम का अभ्यास डालना चाहिए। उन्हें अपनी नीतियाँ इस सभ्यता के अनुसार ही डालनी चाहिए जो शताब्दियों पुराने निरंकुशतावाद और सामंतवाद के कूड़े करकट में से उबरने का प्रयास कर रही है। उनका विचार था कि एशियाई देशों की राजनीति की दुर्दशा का मुख्य कारण उसमें कट्टर धार्मिक विश्वासों और राजनीतिक सोच विचार का मिश्रण पाया जाता है, जिससे सांप्रदायिकता का विष फैलता है। चूँकि इन देशों में लोकतांत्रिक राजनीति की निश्चित परंपराओं का अभाव है, इसीलिए प्राय आतंक व हत्याएं राजनीतिक प्रणाली का रूप धारण कर लेती है। इसने नौकरशाहों और उद्योग प्रबंधों का नया वर्ग पैदा कर दिया है। इसके कारण ऐसे राजनेताओं की जमात पैदा हो गई है जो अनैतिक माध्यमों का प्रयोग करके लगातार सत्ता में बनी रहती है। इसीलिए लोहिया ने ऐसे व्यापक तथा मौलिक सामाजिक दर्शन की आवश्यकता पर बल दिया है जो एशिया में व्याप्त बीमारियों का उपचार कर सके। तो राजनीतिक विचारों में डॉक्टर लोहिया ने एशियाई राजनीति संबंधी विचार भी दिए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर लोहिया ने अपने राजनीतिक विचारों में उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करने से संबंधित भी कहा है। डॉक्टर लोहिया उत्पादन व वितरण के साधन किसी एक व्यक्ति अथवा संस्था विशेष के हाथों में केंद्रित नहीं रहने देना चाहते, इसीलिए वह इन साधनों का समाजीकरण करने का समर्थन करते हैं। उनका विचार था कि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण होना चाहिए। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता का अंत करने के लिए वह आर्थिक प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। उनका विचार है जब तक उत्पादन व वितरण के साधन निजी व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित रहेंगे तब तक समाज में आर्थिक विषमता बनी रहेगी और अमीर होते जाएंगे तथा गरीब और गरीब होते चले जाएंगे। इससे अमीर और गरीब के मध्य का अंतर बढ़ता चल जाएगा। इसे रोकने के लिए राज्य को उत्पादन व वितरण के साधनों पर अपना अथवा समाज का नियंत्रण स्थापित करके उनका समुचित वितरण समाज के हित में ही करना चाहिए, ताकि समाज से आर्थिक विषमता का अंत करके आर्थिक समानता की स्थापना की जा सके, जिसमें सभी व्यक्तियों के एक समान विकास पर बल दिया जा सके। तो डॉक्टर लोहिया ने अपने राजनीतिक विचारों में उत्पादन के साधनों के समाजीकरण का जिक्र किया है। इसके साथ साथ नियोजन पर भी बल दिया है। डॉक्टर लोहिया यद्यपि एक इतिहासकार राजनीतिज्ञ थे, परंतु उन्होंने समाजवादी विचारों का काफ़ी अध्ययन किया और सोवियत रूप में इसी सफलता को देखा।
वह भारत में विद्यमान आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए नियोजन का समर्थन करते थे। उनका विचार था कि नियोजन के द्वारा सीमित संसाधनों के द्वारा सीमित समय में निर्धारित विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नियोजन के द्वारा हम राज्य के प्रत्येक क्षेत्र शिक्षा, कृषि, उद्योग, संचार, सड़कों, आवास, जल परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं आदि के लक्ष्यों को निर्धारित समय में प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने उन देशों के उदाहरण प्रस्तुत किए जिन्होंने नियोजन को अपनाकर अपना सामाजिक और आर्थिक विकास किया। 1953 में हुए एशियाई देशों के समाजवादी सम्मेलन में भी डॉक्टर लोहिया ने एशियाई देशों के सर्वांगीण विकास के लिए नियोजन पर बल दिया था। तो डॉक्टर लोहिया ने भी नियोजन पर बल दिया है अपने राजनीतिक विचारों में। इसके साथ साथ संवैधानिक साधनों में विश्वास भी रहा है डॉक्टर लोहिया का। डॉक्टर लोहिया यद्यपि पूर्ण समाजवादी थे, परंतु उनका मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष के विचार अथवा यूरोप के समाजवादियों द्वारा अपनाए गए साधनों में कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वह सभी अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा को प्रेरित करते थे। डॉक्टर लोहिया पर गांधी जी और उनके विचारों पर काफ़ी प्रभाव था। वह गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अनशन और सविनय अवज्ञा के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। वह समाजवादी समाज की स्थापना के लिए उपरोक्त साधनों के प्रयोग पर बल देते थे। उनका विचार था कि भारत में समाजवादी समाज की स्थापना हिंसक साधनों की अपेक्षा संवैधानिक साधनों, सविनय अवज्ञा अथवा सत्याग्रह की विधि द्वारा स्थापित की जाएगी। उनका विचार था कि जिन देशों में साम्यवादी क्रांति हुई उन देशों में पूंजीवाद का तो अंत हो गया, परंतु समाजवाद की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि साम्यवादियों ने पूंजीवादी साधनों का प्रयोग अपने स्वार्थों के लिए करना आरंभ कर दिया था। अतः पुरानी पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करके उत्पादन के नए साधन अपनाने होंगे, जिसमें बेलचा मत और जेल को अपनाने से समाजवादियों को नहीं बचना चाहिए। वह दलितों और शोषितों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए 5 वर्ष का इंतजार करने के स्थान पर इन साधनों का प्रयोग करके सरकार पर दबाव डालने का सुझाव देते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर लोहिया ने गुट निरपेक्षता नीति का विरोध भी अपने राजनीतिक विचारों में किया है। डॉक्टर लोहिया के द्वारा गुट निरपेक्षता नीति का विरोध किया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1934 से कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के विदेश मंत्रालय में सचिव का पद देख रहे थे और उन्होंने 1936 में भारत की परिस्थितियों के अनुरूप ही विदेश नीति का निर्माण करने का निश्चय किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री होने के कारण विदेश नीति के निर्माण में भी अपना योगदान दिया, परंतु उनके कुछ निर्णयों से देश के सामने संकट पैदा हो गया था, जिसमें कश्मीर मामलों को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना, तिब्बत में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस बुलाना, शीत युद्ध की राजनीति में से स्वयं को अलग रखना। लोहिया ने अपने विचारों में भारत की विदेश नीति को खुलकर आलोचना की। पंडित नेहरू द्वारा 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के सहयोग से आरंभ गुट निरपेक्षता की नीति का डॉक्टर लोहिया ने खुलकर विरोध किया। उन्हें नेहरू जी की गुट निरपेक्षता की नीति में कोई विश्वास नहीं था। वह इसे भारतीय विदेश नीति के लिए उचित नहीं मानते थे, क्योंकि इसे अपनाने के कारण दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ भारत की विदेश नीति को शक की निगाह से देखेगी और भारत को भी इनसे कोई अधिक लाभ अथवा सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी। जबकि भारत को ऐसे समय में गुट निरपेक्षता के स्थान पर पक्के विदेशी मित्रों की आवश्यकता है, ताकि वह अपने सर्वांगीण विकास में उनका योगदान प्राप्त कर सकें। तो गुट निरपेक्षता नीति का विरोध भी अपने राजनीतिक विचारों में डॉक्टर लोहिया ने किया है। इसके साथ साथ साम्राज्यवाद के विरोधी भी रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का परिवार राष्ट्रवादी आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। उन्होंने बाल्यावस्था से ही साम्राज्यवादी विरोधी मुहिम में भाग लेना आरंभ कर दिया। वह साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी बने। उनका विचार था किसी भी रूप में विदेशी शासन स्वीकार योग्य नहीं हो सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1949 में समाजवादी पार्टी के एक भाषण में उन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का कड़ा विरोध किया। वह इसे किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के मार्ग में बड़ी बाधा मानते थे।
इससे राष्ट्रों की स्वतंत्रता छिनती है और वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खुलकर अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते। उन्होंने पुराने उपनिवेशवाद और दोनों महाशक्तियों द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के अपने पीछे लगाने की नीति का बड़ा विरोध किया और इससे नव साम्राज्यवाद की संज्ञा दी। इसके अलावा डॉक्टर लोहिया ने अपने राजनीतिक विचारों में मार्क्सवाद में संशोधन संबंधी विचार भी दिए हैं। डॉक्टर राममनोहर लोहिया मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवाद को अध्ययन की विचारधारा के रूप में तो स्वीकारते हैं, परंतु उसे जड़ मानते हुए उसमें संशोधन करने का समर्थन करते हैं। उनका विचार था कि मार्क्सवाद के सबसे बड़े समर्थक रूस और चीन ने भी मार्क्सवाद में अपनी आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करके उन्हें अपने अपने देशों में व्यवहारिक रूप दे दिया। सोवियत रूस में मार्क्सवादी विचारों का लेनिनीकरण और चीन में मार्क्सवादी विचारों का मावकरण करके उसे व्यवहारिक जामा पहनाया गया था। अतः भारत की परिस्थितियां और आवश्यकता के अनुसार मार्क्स के विचारों में संशोधन करके उन्हें समाजवादी रूप देना चाहिए था तथा इसकी स्थापना के लिए हिंसक साधनों के स्थान पर संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक विचार दिए हैं।